शुरू करते हैं। इस किताब का जो आगे का हिस्सा भाग था वो शुरू करते पढ़ना शुरू करता हूँ, बताता हूँ। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। बाबूजी की डांट और माँ की करुणा युक्त क्रोध के कारण यदा कदा अध्ययन में रुचि लेते, किंतु अधिक समय तंत्र मंत्र, योग साधना, आराधना, ईश्वर एवं चमत्कारिक घटनाओं की पुस्तकों को पढ़ने में ही देते थे। बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर बाबूजी स्वयं उन्हें पढ़ाने लगे। 2-3 महीने लगातार बाबूजी के दिशा निर्देशों में किया गया परिश्रम सार्थक रहा। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सफल हुए। बाबूजी ने हंसकर कहा, कौन कहता है बड़को पढ़ने में मन नहीं लगता। बेटे की सफलता ने माँ की आंखों के किनारों को भिगो दिया, जिसे उन्हें धीरे से पोंछ लिया। सूरज ने अपना तेवर बदलना शुरू कर दिया। हरिंद्र की उम्र 15 ग्रीष्म को समेट चुकी थी। धरती आग उगलने लगी थी। गर्मी ने सड़कों को सुनसान बना दिया। वही पनशालाओं तो बड़े और बुजुर्ग पेड़ों की छांव को पथिक से समृद्ध कर दिया। गर्मी के शाम जैसे जैसे सरकती है और भी खूबसूरत होती जाती है, वैसे भी निशा को जब हरिंद्र अपना आंचल फैलाते हुए देखते हैं तो उनका मन खिल उठता है। किशोर हरिंद्र शहर के सड़कों और गलियों को पार करते हुए वहां पहुंचे जहां मनुष्य चिर शांति प्राप्त करता है, जो उनका अंतिम आश्रय स्थल है। उठा लाए वहां से एक अधगीला नरमुंड। न समाज का भय, न अपने पढ़े लिखे प्रभात परिवार का तिरस्कार का, घृणा और भय से तो उनका मन बाल्यावस्था से ही मुक्त हो चुका था। दबे पांव घर के भीतर प्रवेश किया। आराम कर रहे नौकर को धीरे से पुकारकर और पास आने का इशारा किया। वह उनकी मानसिकता से परिचित नहीं थे। उनके कारनामों का सहयोगी भी हुआ करता था। वैसे इनके प्यार और आदर ने भी उन्हें कृतज्ञ बना दिया था। नरमुंड देखकर उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। सहमते हुए उन्होंने पूछा, कहाँ से लाए आदमी की खोपड़ी? बाबूजी को पता चलेगा तो बहुत डांट पिलाएंगे। नाक भो सिकोड़ते हुए भी सही पर साफ सफाई में मदद की। खोपड़ी की सफाई के बाद वह सीधा अपने कमरे में चले गए, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हालांकि उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। अब बाकी था उसका प्रकटीकरण का। इधर हरिंद्र ने अपने कमरे में नरमुंड की सुगंधित पाउडर छिड़का, सेंट का स्प्रे किया और शीशे की अलमारी में रख दिया। उसकी दुर्गंध से पूरा घर परेशान हो गया। माँ को तो उबकाई आने लगी थी। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बड़कू बाहर से कुछ ले आए हैं। बाबूजी ने इन्हें तुरंत तलब किया और नरमुंड बाहर कहीं फेंक आने को कहा। बच्चे तो थे नहीं, ये अब सयाने हो गए थे, इसलिए उनके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी। घर में हंगामा बरसता रहा। ये शांत सब कुछ देखते रहे, जैसे इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनके मम्मी पापा बोल रहे कोई असर नहीं। तू तो मलिन हो गया उससे, तुमको असर कहाँ पड़ेगा? वो तो मलिन हो गई उससे, असर कहाँ से पड़ेगा? सहरसा की सड़कों पर सवेरा अभी उतरा ही था। सुबह की चाय ताजगी से साथ ढेर सारे सवाल लेकर आई थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बाहर भेजने का निर्णय तो लिया जा चुका था, पर माँ बाबूजी का मन आकांक्षाओं से ग्रस्त था। एक और माँ का वात्सल्य चिंतित था, तो दूसरी ओर हरिंद्र की असामान्य आदतों में और वृद्धि हो जाने का काश्य मात्र से पिता सोच में थे। भविष्य की दिशा दशा को मुहाने पर खड़े थे। अभिभावक का चिंतित होना लाजमी था। लंबा छरहरा बदन, घने बाल पर थोड़े घुंघरेले से बड़ी और गंभीर आंखें, जिससे पूरा का पूरा समंदर समा जाए, देखने से ही किसी अभिजात्य घराने के लगते। घर के बड़कू अब बड़े हो गए थे, कॉलेज के विद्यार्थी होने जा रहे थे। कॉलेज में नामांकन लेने मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर आना था। अब वहाँ लंगट सिंह कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। बाबूजी की इच्छा थी कि उनका एडमिशन वहाँ करवाया जाए। दफ्तर का काम अधिक होने के कारण बाबूजी स्वयं न जाकर एक स्टाफ को उनके साथ लगा दिया। 2-3 दिन के लिए जाना था। सामान कुछ ज्यादा नहीं था। हरेंद्रानंद माँ बाबूजी के साथ स्टेशन पर खड़े थे। माँ की आंखें भरी हुई थी। अभिभावक से मुक्त अवस्था में पाँव फिर कहीं कॉलेज की बजाय शमशान की ओर ना मुड़ जाए, ऐसी कोई आकांक्षाएं मन में व्याप्त थी। वह उन्हें ये समझा रही थी कि आप बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। माँ बाबूजी के पैर छुए, सिग्नल मिलते ही गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सहरसा पीछे छूट रहा था। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद पटना पहुंचे। वहां से स्टीमर द्वारा मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्थान कर गए। जाह्नवी की पुनीत धारा को देखकर अतीत की स्मृतियां मानव पटल पर किसी चलचित्र की तरह भांति चलने लगी। बाबूजी का स्टाफ ने मौन तोड़ते हुए पूछा, कहाँ जाकर पढ़िएगा या वहीं शमशान में भ्रमण ही होता रहेगा? आप इतनी छोटी उम्र में शमशान जाते हैं, आपको भय नहीं लगता? मैं रात में भी कभी उधर से गुजरता हूँ। बातों बातों में सफर कैसे कट गया पता नहीं चला। दूसरे दिन लंगट सिंह कॉलेज में नामांकन लेने पहुंचे, लेकिन समय न पहले ही वह अध्ययन का सौभाग्य से वंचित कर दिया। अंतिम तिथि हो जाने के कारण बहुत प्रयत्न के बावजूद दाखिला नहीं हो सका। यहीं के रामदयाल कॉलेज में बाबूजी के मित्र वीर बहादुर सिंह रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। उनसे मिलने गए। उनकी मदद से हरेंद्रानंद का नामांकन रामदयालु कॉलेज के विज्ञान संकाय में हो गया। हॉस्टल भी कॉलेज में ही मिल गया। कॉलेज का पहला अनुभव था। कुछ दिन तक तो लगातार गए, लेकिन इन आसक्ति बहुत दिनों तक छिपी हुई दशा में इंतजार नहीं करती। यहाँ अभिभावक का नियंत्रण के अभाव में स्वच्छंद रूप से रात्रि में शमशान जाने लगे। अखाड़ा घाट स्थित शमशान में नदी की रेत पर बैठे तांत्रिकों और अघोरियों के साथ आत्मा, परमात्मा, धर्म, अध्यात्म, तंत्र मंत्र की आदि विषयों पर तर्क वितर्क करते रहे। माह में 1-2 बार ट्रेन से हाजीपुर आते और गंगा के किनारे रात्रि में साधना करते, फिर सुबह मुजफ्फरपुर लौट जाते। फलतः कॉलेज की कक्षाओं में उपस्थिति कम होने लगी। रात में रास्ता में उतर जाते थे। रात में डर लगता है। उसको नहीं डर लगता है। आगे आज की तरह संचार क्रांति का युग तो था नहीं कि बाबूजी को तुरंत सूचना पहुंचती। हॉस्टल से रात भर गायब रहने के कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता, पर ये अपनी आदतों से कहाँ छोड़ने वाले थे। उनकी आदतों से परेशान होकर प्राचार्य ने बाबूजी को इसकी सूचना भिजवा दी। कि बाबूजी को सूचना मिलते ही फौरन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर प्राचार्य से मिले। बाबूजी के समक्ष प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे उपालभों ने विरोधी स्वभाव को बढ़ाया ही था कि उनके विवेक ने हाथ थाम लिया। लंबी बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे। बाबूजी उन्हें अपने साथ साहेबगंज वापस ले आए। माँ बाप के ना आत्मा अंदर से ऐसी होता है।